जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। पीसी ज्वेलर लिमिटेड में 8.5% की गिरावट आई है। बहुत सारी हवाबाजियां हो रही हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है। एक क्रिसिल की रेटिंग का जिक्र कहीं कहीं पे किया जा रहा है, यहाँ पे डी रेटिंग का। तो उसके बारे में बात करेंगे। और अभी मैं कल ही, जी हाँ, कल मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के अभी अपडेट दिया था। एक रिसर्च टाइप का मैं किया था कि बहुत सारा कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर जो है वो जारी किए हैं, तो उनका भी हो सकता है कि लॉक इन धीरे 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 करके अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में खुले, तो आगे चल के प्रेशर इस कंपनी में रह सकता है, ऐसी संभावना है। मैं नहीं बोला था कि नहीं कल ही प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो मैं केवल रिसर्च बताया था ताकि आप लोग एडवांस में जो है हर चीज़ को थोड़ा सा समझ बूझ के चलें, ठीक है ना। आज 9 रुपये 42 पैसे पे शेयर आ चुका है। 88 पैसे ऊपर से गिर के आज क्लोज किया, जबकि मार्केट पॉजिटिव है। हालांकि मार्केट उतना भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है जितना दिख रहा है। अंदर से देखेंगे मार्केट को तो मार्केट भी निगेटिव ही है। कई सारे सेक्टर तो बिल्कुल बकवास एकदम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर पूरी मार्केट को देखेंगे तो अभी आधे % तो निफ्टी तो ऊपर ही दिख रहा है ना। और छोटे मझोले वाले शेयरों में भी तेज़ी है, लेकिन उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं है। तो भी इतना 8% गिरना वो कहीं से लॉजिक बैठ नहीं रहा है। 30 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। 30 करोड़ वॉल्यूम लगभग 300 करोड़ रुपए के ट्रेड हो रहे हैं। 37% का डिलीवरी परसेंटेज है। सर्किल लिमिट अभी भी इसका 20% का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो मुझे कारण दिख रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, और जो मार्केट में कारण तैर रहे हैं वो दोनों कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 30 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं, तो सबसे पहले तो आज आ रही है प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी वाली। देखिए, कई सारी लार्ज डील फॉर यहाँ पे पीसी ज्वेलर लिमिटेड आज की लार्ज डील दिख रही हैं, और ये टाइम टू टाइम भाई आपको दिखेंगी। यहाँ पे जैसे देखिए 13:25 पे 75 लाख रुपए के 8 लाख इक्विटी से शेयर खरीदे बेचे गए हैं। यहाँ पे देखिए 2 बजे का यहाँ पे अपडेट है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 8 लाख इक्विटी शेयर, 9 लाख इक्विटी शेयर, 14 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है ना। वहीं पे देखिए 8 लाख इक्विटी शेयर, 6 लाख इक्विटी शेयर, इस तरीके से। और वहीं पे आप देखोगे तो ये अब थोड़ी सी इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप की यहाँ पे हो रही है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सेम वैल्यू आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे, या फिर 2 बार खरीदा गया हो। 11:17 पे 1 करोड़ 44 लाख, 1.44 करोड़ इक्विटी शेयर 13-14 करोड़ रुपए के खरीदे बेचे गए हैं। फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पे देख सकते हो 11:16 पे ही उतने ही, मतलब कह लीजिए, इक्विटी शेयर पहले मतलब खरीदे गए हैं। उसके बाद 1 मिनट के बाद बेचे गए हैं। 1 करोड़ 43 लाख, 1.43 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे खरीदे बेचे गए हैं 13.5 करोड़ रुपए के, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है, या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर ने बेचा होगा तो वो बात है। अब दोनों अगर डील बेचने वाली ही होगी तो फिर वही मान के चलिए कि 3 करोड़ इक्विटी शेयर किसी ने टिका दिया है। अब 3 करोड़ इक्विटी शेयर कोई टिकाएगा तो भाई प्रेशर तो आएगा ही आएगा। और ये भी है दोपहर में 11 बजे के आसपास का अपडेट, ठीक है ना। और 11:17 पे चार्ट कहाँ पे था उसको देख लेते हैं। 11:17 पे यहाँ पे इस लेवल के आसपास मार्केट था, तो वहाँ से तो थोड़ा-सा तेज़ी ही आया है। बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे है 11:17। तो चाहे तो खरीदारी आई होगी, चाहे एकदम लोएस्ट लेवल पे बिकवाली आई होगी, ठीक है। और इसी के साथ और भी है, ऐसा नहीं कि वहीं ख़त्म हो गया। 1 करोड़ 14 लाख इक्विटी शेयर, फिर उसके बाद भी देखेंगे यहाँ पे देखिए 12 करोड़ रुपए के 1 करोड़ 43 लाख इक्विटी शेयर बेचे गए हैं। 1 करोड़ 1.34 करोड़, मतलब 1 करोड़ और 34 लाख हो गया, ठीक है। 12.5 करोड़ रुपए की। तो ये वो बड़ी लार्ज डील या बल्क डील में नहीं डाटा जो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का, कि एक ही दिन लोग खरीदते हैं और एक ही दिन बेचते हैं, होता है ना। कई स्टॉक में मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे 4 करोड़ रुपए के 41 लाख, यहाँ पे भी 18 लाख, वहीं पे देखिए इधर की साइड में 1 लाख, 1.5 लाख, 12 लाख, ऐसे ऐसे करके आपको जो है कई सारे जो है यहाँ पे दिखेंगे। समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो बहुत सारी आज जो है लार्ज डील हुई है, या प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए इसको, उसके वजह से यहाँ पे गिरावट आ रही है। ये मेरा कारण है, ठीक है ना, कि मुझे ये लग रहा है। उसके पहले अभी हाल फिलहाल में सेबी ने भी इनसे स्पष्टीकरण मांगा था वॉल्यूम में बढ़ोतरी का, इंक्रीज इन वॉल्यूम में। एनएससी ने स्पष्टीकरण मांगा था। कंपनी ने सीधा सीधा स्पष्टीकरण दिया था कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास नहीं है जिसकी वजह से जो है वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है।
बाकी मार्केट में मतलब जो भी तेज़ी आ रही है और मार्केट का मोमेंटम है, इसमें कोई जो है प्राइस सेंसिटिव जो है इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास नहीं है। तो वो भी कंपनी ने अपने साइड से भी स्पष्टीकरण दिया था कि हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। जो अपडेट था कंपनी के पास कि 21% सेल्स बढ़ा है और कंपनी 90% अपना डेट जो है वो लगभग जो भी वन टाइम सेटलमेंट के द्वारा किया गया था 1 साल पहले, उसको लगभग चुका दिया है और कुछ जो है अब केवल कर्जा बाकी है, जिसको कंपनी इस वाली जो क्वार्टर हम लोगों का चल रहा है, सितंबर वाला क्वार्टर चल रहा है, Q2 चल रहा है FY 2025-26-27 का, तो इसमें जो है फ्री हो जाएगी, ये कंपनी ने यहाँ पे कहा है। तो बस यही दोनों खबरें हैं और इन्हीं दोनों खबरों की वजह से शेयर अभी चल भी रहा था। अब जो है यहाँ पे मार्केट में दूसरी खबरें तैरना शुरू हो गई हैं। जब देखिए, जब डेट की बात आई कि डेट कंपनी चुकता कर रही है ऐसे वैसे, तो डेट से जुड़ी हुई खबर भी लोग जो है वो खोजते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देखिए कोई भी यहाँ पे खबर नहीं है, लेकिन एक बहुत पुरानी खबर का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। जैसे मार्केट में जो देखेंगे यहाँ पे सेल रेटिंग दिया है, वहीं पे और भी कई सारे सिक्योरिटी में उतार चढ़ाव आया है, उनकी वजह से इसको जो है यहाँ पे कवर किया जा रहा है कि इन शेयरों में गिरावट आई है। एक बहुत पुराना है कि पीसी ज्वेलर की बैंक सुविधा और ऋण एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्रिसिल ने इसको डी रेटिंग दिया था। अब ये डी रेटिंग जब दिया था, तो मुझे जब इस न्यूज़ पे खबर पड़ी या फिर मैं सुन रहा हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं, तो फिर ये मैं ढूंढने के लिए गया कि ये कब इनको जो है क्रिसिल ने डी रेटिंग दिया था, क्योंकि अभी तो दिया नहीं था, नहीं तो मुझे तो नज़र में आ ही जाता। तो ये 3,937 करोड़ रुपए के जो है बैंक ऋण सुविधा के लिए क्रिसिल ने इनको डी रेटिंग दिया था 28 मार्च 2025 को। ये आपको जानना जरूरी है कि कब दिया था। 1 साल पहले, 1 साल से भी पहले, मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीना तो इधर हो गया, मतलब 15 महीने पहले जो है यहाँ पे इनको रेटिंग ये जो है दी गई थी क्रिसिल के द्वारा डी। तो आज क्यों असर डाल रही है? आज देखिए थोड़ा बहुत इसलिए असर हो सकता है कि डाल रही है ना, कि अब कंपनी डेट फ्री हो रही है। डेट फ्री हो रही है तो अब या तो रेटिंग घटना चाहिए कंपनी का, या फिर कंपनी डेट फ्री तो हो रही है, जो कंपनी कह रही है कि 90% हमने कर्जा चुका दिया है, लेकिन फिर रेटिंग एजेंसी को डाटा नहीं दे पा रही है। रेटिंग एजेंसी को जब डाटा कोई भी देगी क्रिसिल को, तभी जो है क्रिसिल इनको जो है अपग्रेड करेगी या डाउनग्रेड करेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी को कोई कंपनी है और वो जो जिसका भी उसका रेटिंग एजेंसी जो भी है, तो उसको जो है मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे डाटा देंगी, तभी ना कि नहीं हमने ये इतना पैसा यहाँ पे पेमेंट किया, इतना पैसा ये किया, ये किया। तो जब सारा का सारा डाटा रेटिंग एजेंसी के पास अपना जो भेजेंगी, उसी के हिसाब से ना कंपनी, मान लेते हैं कि कंपनी कोई भी मान लेते हैं कि ट्रिपल बी रेटिंग था किसी भी कंपनी का, तो अब उसको अगर डाटा दोगे तो फिर ट्रिपल बी से वो हो सकता है A1 में भी आपको कर दे, या फिर अगर डाटा आपका ख़राब होगा तो डबल बी माइनस, डबल बी प्लस, मतलब उस रेटिंग से घटा भी सकती है और उस रेटिंग से आपका रेटिंग जो है वो बढ़ा भी सकती है। तो उसके पास डाटा जाएगा तब ना। अब इस कंपनी ने क्या किया है, मतलब कि पीसी ज्वेलर लिमिटेड ने, कि पिछले 1.5-2 साल से कह लीजिए कि रेटिंग एजेंसी जो क्रिसिल है उसको डाटा दे ही नहीं रही है। मतलब कितना किसका कर चुकता किया, नहीं किया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कुछ भी जो है रेटिंग एजेंसी को बता ही नहीं रही है। तो देखिए, डी रेटिंग का मतलब सीधा-सीधा होता है डिफ़ॉल्ट रेटिंग। लेकिन डिफ़ॉल्ट रेटिंग मतलब तो कोई कंपनी ने तो किया नहीं है अभी, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है इंश्योरेंस वो जो होता है दिवालिया प्रक्रिया में। तो फिर डी रेटिंग क्यों? तो डी रेटिंग इसलिए दी गई है कि भाई डाटा नहीं दे रहे हो आप, डाटा दीजिए। जब डाटा कंपनी अगर देगी, तब जो है मतलब जो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है वो फिर से इनको जो है जो भी रेटिंग उसको लगेगा कि हाँ ये रेटिंग देना चाहिए वो देगी। मतलब अभी कुल मिला के कंपनी जो है रेटिंग एजेंसी को कोई भी डाटा दे ही नहीं पा रही है। तो अब तो रेटिंग एजेंसी के पास कुछ है ही नहीं, तो इसकी वजह से उसने दिया था 1 साल पहले। अब 1 साल के बाद तक, मतलब 15 महीने तक कुछ भी डाटा नहीं दिया गया। तो इसके वजह से थोड़ा सा लोगों में हो सकता है कि अविश्वास जो है वो पैदा हुआ हो कि जब कंपनी डेट फ्री कह रही है खुद कि हम हो रहे हैं, तो वो डाटा मतलब रेटिंग एजेंसी को भी दिखाओ, बताओ, तब वो रेटिंग एजेंसी आपको रेटिंग देगी, तो फिर थोड़ा विश्वास और बढ़ेगा। हालाँकि कंपनी सच में डेट फ्री हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? ये इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वन टाइम सेटलमेंट हुआ था, जब प्रेफ़रेंशियल शेयर सारे के सारे जब जारी हुए थे, उस समय की बात बता रहा हूँ, तब उस समय जो है
क्लियर हमने देखा था कि हर एक बैंक की तरफ से ऑफिशियल एनओसी मिला था कंपनी को, एनओसी, ठीक है ना। जब जब जिस कंपनी के साथ जो है वन टाइम सेटलमेंट हो रहा था, ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस की खबर उस समय बहुत आ रही थी कि इस बैंक के साथ ओटीएस कर लिया, उस बैंक के साथ ओटीएस कर लिया, तो उसकी मैं वीडियो उस समय बना रहा था। ये बात कर रहा हूँ इस टाइम फ्रेम की। चार्ट पे दिखा दूँ आपको, ये वाला, तभी से जहाँ से सारा का सारा मोमेंटम शुरू हुआ था, ये वाली टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे ये वाले लेवल पे, मतलब कह लीजिए 2024 के जून जुलाई में, मतलब 2 साल पहले ये जो है वन टाइम सेटलमेंट वाला सारा का सारा जो है वो कारोबार शुरू हुआ था, और वहीं से इसमें जो है तेजी आई थी। बहुत सारे लोगों को याद होगा, जो लोग अभी एंटर किए होंगे तो उनको पता नहीं चला होगा, लेकिन हम लोग तो कवर कर रहे हैं बहुत पहले से ही। तो उस समय जब वन टाइम सेटलमेंट हो रहा था तो कई सारे बैंकों के साथ एनओसी जैसे जैसे हो रहा था, वैसे वैसे ये प्राइस जो है ऊपर की साइड में चढ़ रहा था, और तभी मैं बोला था कि ये शेयर अभी जो है फिलहाल में रुकेगा नहीं, और एक कंटिन्यू बढ़िया मोमेंटम दिखाया। उसके बाद जब मोमेंटम आ गया तो फिर थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है 1.5 साल से, ठीक है ना। और मार्केट भी 1.5 साल से वही है, मार्केट भी कुछ बहुत खास नहीं किया है, तो उसका भी असर है, ठीक है। तो उस समय की बात कर रहा हूँ, तो एनओसी मिला था। जो ये न्यूज़ है कि डेट फ्री होने वाली है कंपनी, तो हाँ डेट फ्री होने वाली है। बस वही मैं बोला था कि मार्च में कंपनी का लक्ष्य था, मार्च से कंपनी जून भी ले सकती है और सितंबर भी ले सकती है, कि भाई अब जो सोच के चलते हो वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। अब यहीं पे जो हम लोग सोच के चले थे कि 2 दिन की तेज़ी आई है, उसके बाद 2 दिन और तेज़ी आएगी, 4 दिन और, ये हमारे सोचने के हिसाब से नहीं चलेगा ना चार्ट। तो वही चीज़ है। देखिए मुझे क्या लग रहा है कि मुझे अभी मैं कल ही बताया था आप लोगों को कि ये एक चैनल में अभी जो है पैक चल रहा है, इस टाइप का देख सकते हो यहाँ पे चैनल। दूसरा हम लोग हिस्ट्री भी यहाँ पे देखे थे कि एक जब भी ये टॉप पे जाता है या एक बढ़िया मोमेंटम आता है इसमें, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आता है। ये इसका हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब होता है ना कि डीएनए खून में इसके है, ठीक है, मतलब नेचर जिसका कहते हैं कि आदत है इसकी। आदत वही मैं अभी बता रहा था कि जब भी इसमें एक मोमेंटम आता है तो फिर इसमें जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। इसमें कुछ भी समझाने का, जब हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं ना, तो वही देखते हैं कि चार्ट ने पीछे क्या किया है और कैसे चार्ट चलता है, कैसे कोई शेयर चलता है। हर कोई शेयर ऐसे चल के ऊपर ऐसे ऐसे रुक के ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसी हिसाब से लगभग चलता है। अब कोई शेयर इस तरह से ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे आके ऐसे चल रहा है, तो वो ऐसे ही चलेगा। कोई शेयर बहुत स्मूथली चल रहा है, ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे चलता है। तो उस पर कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं छोटी मोटी गिरावट पे। लेकिन जो शेयर वोल्टाइल होकर ऐसे ऐसे चल रहा हो, तो उसको तो हर एक बड़ी गिरावट का इंतजार करना पड़ता है, तभी एंट्री लेना पड़ता है। कोई शेयर बहुत स्मूथ होकर चलता है कि एक स्टेप दिखाया और सीढ़ी बनाता है कि ऊपर टिक गया, फिर वहां से फिर ब्रेकआउट दिया, फिर टिक गया। तो जब वो शेयर एक बार टिक जाए, इस तरीके से इस पॉइंट पे इसमें एंट्री करना, मतलब हर शेयर का एक नेचर होता है, और ये इसी नेचर के हिसाब से चल रहा है। ऊपर 200 डीएमए मूविंग एवरेज था, वहां पे भी रिटेस्ट करके उसको भी आ रहा है। बोलो कि ये क्या, कौन सा लॉजिक हुआ। जब भी अपने ब्रेकआउट देने की यहाँ पे सारे के सारे मूविंग एवरेज को नीचे निगेटिव क्रॉसओवर दे दिया ना, उसके बाद 20 डीएमए 50 डीएमए को टच किया था, तो वहाँ से गिरावट आई थी। फिर से 50 डीएमए को टच किया था, फिर से वहाँ से गिरावट आई थी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक भी बार जो है ये ब्रेकडाउन देने के बाद कभी भी 100 डीएमए मूविंग एवरेज को टच नहीं किया था। पहली बार टच किया था यहाँ से, तो यहाँ से गिरावट आएगी, ठीक है ना। तो अब तीनों मूविंग एवरेज टच कर लिया, 20, 50, 100। उसके बाद से देखेंगे तो 200 डीएमए मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर ऊपर से आ रहा है, कभी भी टच नहीं किया था। अभी पहली बार 200 डीएमए मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी गिरावट आ रही है। कि जब भी कोई मूविंग एवरेज को ऊपर रेजिस्टेंस लेता है कोई भी शेयर, तो उसमें थोड़ी गिरावट की संभावना रहती है, और वही चीज़ 200 डीएमए मूविंग एवरेज के साथ में हो रहा है। और वैसे 200 डीएमए मूविंग एवरेज है तो बड़ा मूविंग एवरेज है। हाँ, अब यहाँ से गिर जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, फिर से यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि नीचे का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख रहे थे कि हमेशा जो है लो बन रहा है वो ऊपर ही बन रहा है। तो चिंता मत करिए, यहाँ पे सस्टेन करके भी एक हो सकता है कि लो बना के और ऊपर यहाँ से भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ से गिरेगा। हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग है, तो वो तो पता ही था कि थोड़ा बहुत होगी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम टू सेम ये दोनों कैंडल देखेंगे और ये दोनों कैंडल देखेंगे, तो लगभग सेम टू सेम दोनों कैंडल दिखेंगे। यहाँ पे भी बढ़िया तेजी आई थी, यहाँ पे बढ़िया तेजी आई थी, तो प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब ठीक है, बस हम लोगों को बस क्या नहीं होना चाहिए कि ये फिर से जो है इस 9 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए। 9 रुपये के ऊपर ऊपर टिका हुआ है तो बढ़िया है। अब यहाँ पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 100 डी में आ रहा है, यहाँ पे 50 डी में है, वहीं पे देखेंगे तो 20 डी में है। मतलब 3 के 3 मूविंग एवरेज हमारे 9 रुपये के लेवल पे हैं, जो कि एक रेंज का जो है अपर बैंड है।
तो इस रेंज में फिर से नहीं घुसना चाहिए, इस रेंज के ऊपर भी होना, मतलब इसमें जो है होके ही मोमेंटम आना चाहिए। और इसका दूसरा लॉजिक भी है कि जब हर बार जो है लो ऊपर बना रहा है, तो इस बार लो जो बनना चाहिए वो 9 रुपये या 9 रुपये से ऊपर ही बनना चाहिए, क्योंकि अब फिर नीचे आके लो बनाएगा तो फिर वो पैटर्न टूट जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, प्राइस अपने हिसाब से ही चलेगा, लेकिन आपको कंपनी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मेरा व्यू है कि शायद 12 रुपये एक बार टच करने के लिए यहाँ से जाएगा, तो देखते हैं, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या पता चला है, कमेंट करके बताइए सभी लोग, ठीक है ना। बाकी ये रेटिंग जो है वो बकवास है, मुझे तो इसका कोई अभी फिलहाल में महत्व नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्केट है, कभी आगे देखता है कभी पीछे देखता है, ठीक है ना।